हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के क्वेश्चन, और उसमें भी आज हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के प्रश्नों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम वो सभी क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आज से पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके साथ साथ आपको एक एहसास, एक आइडिया होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये भी समझ में आता है कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं आज का काम। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा तक केंद्र व राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% और राज्यों के लिए 20% हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि आप सभी जानते हैं 2003 में FRBM एक्ट या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के नाम से कानून गवर्नमेंट ने पारित किया था। जिस कानून का उद्देश्य था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही, इन सरकारों के ऊपर वित्तीय अनुशासन लाने की कोशिश की जाए, फिस्कल डिसिप्लिन की कोशिश की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बेतहाशा खर्चा कर रही है और कोई भी गवर्नमेंट ये कंसिडर नहीं करती थी, ये नहीं सोचती थी कि घाटों को कम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर बजट में ऐसे ही डेफिसिट्स आते रहेंगे, ऐसे घाटे आते रहेंगे, हम बेहिसाब बोरोइंग करते रहेंगे, तो कल को देश कहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए इस कानून के अंतर्गत ये वर्तमान में लिमिट फिक्स कर दी गई कि कभी भी आपका लोन टू जीडीपी रेशियो, ऋण और जीडीपी का अनुपात 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, और उस 60 में भी केंद्र सरकार का हिस्सा 40 और राज्य सरकार का 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य सरकारों की जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी 21% की घरेलू देयताएं हैं। डोमेस्टिक लाइबिलिटीज जो हैं वो केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 49% और राज्य सरकार का 21%, ऐसा किसी कोई कानून में डिसाइडेड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो कोई वैलिडिटी वाला स्टेटमेंट नहीं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सलाह लेना अनिवार्य है, सहमति लेना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी जो लोन लिया उसको चुकाना बाकी है, आउटस्टैंडिंग लोन खड़ा हुआ है अभी भी, तो ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट और लोन लेना चाहती है तो पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन या इसका सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, भारत में ऐसा ही होता है। अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत और तीसरा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन आईएएस परीक्षा यूपीएससी के अंदर पूछा गया 2018 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। और आप देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है, एक एक चीज़ की बारीकी से ज्ञान अगर आपको हो तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से सही कौन से हैं, तो सही तो हम जानते हैं कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। तो आइए इसके ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ठीक है, केवल 2 और 3 नहीं, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 और 3 ये बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर बनेगा हमारा 1 और 2। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अप्रवासी सत्वों द्वारा की जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत सरकार द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, हिंदी में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हिंदी के क्वेश्चंस में लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी हो जाती है, क्योंकि आजकल सिस्टम ये चलता है एग्जाम में भी जो, और मैंने जानबूझ के लैंग्वेज बदली नहीं, एग्जाम से जैसी लैंग्वेज पूछेगी वैसी उठाइए। तो एग्जाम में नॉर्मली गूगल ट्रांसलेशन होती है, इससे वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस और ऑनलाइन ये रिटेल सर्विस है, इन सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने अमेजन वगैरह पे, गूगल वगैरह पे गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया था जिसका एक बड़ा पॉपुलर नाम हुआ गूगल टैक्स, लेकिन अदरवाइज उसका नाम होता था इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी, हिंदी में जिसको समकरण टैक्स बोलते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से एक टैक्स इन लोगों पे इम्पोज किया गया था जो 6% इनिशियली लगाया गया था। अब क्वेश्चन है कि वो जो 6% टैक्स लगा इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस पे, वो 6% टैक्स के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक हैं? पहला स्टेटमेंट है कि ये आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया, इट इज इंट्रोड्यूस या इट इज इम्प्लाइड एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या ये भारत सरकार के आयकर अधिनियम के अंतर्गत लगा? अब देखिए, इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपने इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ा हो और आपको ठीक से पता हो। पहली बात, ये क्या है, क्यों लगाया गया, कितना लगाया गया, किस पे लागू होता है, कौन से कानून के अधीन लगा। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में हमारा संविधान ये कहता है कि भारत का कोई भी टैक्स
बिना संवैधानिक अथॉरिटी के, बिना कानून के अथॉरिटी के नहीं लिया जा सकता। तो हर टैक्स के लिए कोई ना कोई कानून जरूर है। अगर इक्वलाइजेशन लेवी नाम का टैक्स गवर्नमेंट ले रही है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून जरूरी होगा। हमें याद करना है कि इसका कानून कौन सा है। तो इसके लिए क्या आयकर अधिनियम है? अगर होगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये टैक्स नहीं लिया गया था। इसके अंतर्गत एक हर साल गवर्नमेंट जब बजट लेके आती है तो बजट के साथ में एक एक्ट आता है जिसका नाम है फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम। वित्त अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट या आयकर अधिनियम से नहीं, ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू लगाया गया था। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव के समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए, जब भी आपकी कोई भी इनकम ऐसी होती है जो 2 कंट्रीज में उस पर टैक्स लगने की संभावना है, जैसे मान लीजिए कि विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करती हैं, तो भारत सरकार बोलेगी कि आप हमारे यहाँ से पैसे कमा रहे हो तो हम आपकी इनकम पे टैक्स लेंगे। ठीक वहीं जिस देश की कंपनियां वो हैं, उस देश की सरकार बोलेगी भाई आप तो हमारे हो, और अगर हमारे लोग कहीं और व्यापार करेंगे तो हम भी उनसे टैक्स लेंगे। एक ही कंपनी, एक ही व्यक्ति की इनकम 2 अलग अलग कंट्रीज में टैक्सेबल हो रही होती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि उनके ऊपर दोहरा कर लग रहा है, डबल टैक्स लग रहा है। और डबल टैक्स अगर किसी पे लगेगा तो ये तो सरासर अत्याचार है। किसी कंट्री के अंदर मान लीजिए इनकम का 50% टैक्स है, 50% वहाँ ले लिया। भारत के अंदर 40% टैक्स है विदेशी कंपनियों पे, 40% हमने ले लिया, तो 90% तो बेचारे का टैक्स में चला गया और 10% बच गया, वो उसके आने जाने का किराया। तो प्रैक्टिकली तो बेकार हो गया उसका आना जाना करना। ऐसा ना हो, इसके लिए हर देश दूसरे देशों के साथ एक समझौता साइन करता है जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कर का बचाव करने का नियम, DTAA या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो एक देश में अगर कर चुकाया है तो आप अपने देश में या दूसरे देश में जब जाओगे, वहाँ की सरकार टैक्स मांगेगी तो आप वहाँ पे बोलोगे कि भाई साहब कितना टैक्स चाहिए, तो वो कहता है आपकी इनकम 100 रुपये, 50 रुपये टैक्स देना है। तो आप बोलोगे भारत सरकार को 40 दिया है मैंने, तो वो 40 रुपये आपके माफ़ कर दिए जाएंगे, बचा हुआ 10 रुपये आपसे लिया जाएगा। इसलिए आपके दोहरे कर की समस्या नहीं आएगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इक्वलाइजेशन लेवी के नाम से इन विदेशी कंपनियों ने भारत में 6% टैक्स दे दिया, तो क्या अपने देश में जाके वो इस करार, इस समझौते के अंतर्गत इस 6% के टैक्स को माइनस कर पाएंगे? नहीं। ये जो 6% का टैक्स है वो इनकम टैक्स है ही नहीं, और क्योंकि आयकर होता, इनकम टैक्स एक्ट में लगता, तो एक जो वहाँ पे स्पेसिफाइड है उन्हीं टैक्स का क्रेडिट मिलता है, इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। और आप ध्यान से देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन कितना डेप्थ नॉलेज एग्जामिनर ने चेक कर लिया। IAS 2018, इसीलिए आप जब IAS का परीक्षा पास करके आते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है कि एग्जामिनर यार क्या क्या चीज़ें चेक करता है, हमने सब सही किया। अब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, हमें ढूंढना है कि इसमें से सही कौन सा, पहला सही है क्या नहीं है, क्या दूसरा सही है नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है नहीं, तो आंसर बनेगा ना तो एक सही ना ही दूसरा सही। सॉरी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अधीन आता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर फॉर द यूनियन बजट? IAS 2014 में पूछा गया और बड़ा सही टाइमिंग पे क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि भारत में पहले पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी, और पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाला एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम योजना विभाग, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। मोदी जी आए और 2015 में उन्होंने योजना आयोग को खत्म कर दिया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो जब तक योजना आयोग था तब तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी, जो आजकल नहीं बनती। जब पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उस समय बजट में सभी खर्चों को 2 रूप से दिखाया जाता था। एक का नाम होता था योजनागत व्यय, एक का नाम होता था गैर योजनागत व्यय। तो एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के होते थे, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से क्वेश्चन बड़ा वैलिड था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा खर्चा प्लान एक्सपेंडिचर के अधीन आता है और कौन सा नॉन प्लान। हमें नॉन प्लान ढूंढना है। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इनमें से कोई सा भी, प्रैक्टिकली कोई सा भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी। आज की सिचुएशन में अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो आज के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैलिड प्रश्न नहीं है। अच्छा, सारे नहीं, एक बार फिर से देखते हैं, एक एक ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन है रक्षा व्यय, दूसरा है ब्याज अदायगी, ब्याज अदायगी का मतलब हो गया इंटरेस्ट पेमेंट, फिर हो गया वेतन और पेंशन, सैलरी एंड पेंशन, और चौथा हो गया हमारे लिए सब्सिडी। तो ये तो सारे ही सही लग रहे हैं, तो सारे के सारे ही हो गए, तो सारे ही नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हैं। तो आंसर बनेगा 1, 2, 3 और 4। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? हु इज अथोराइज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स? बिहार में 2015 में पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में पूछा गया।
इनमें से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? देखिए, रिजर्व बैंक का काम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना नहीं है, या मैं यूं बोलूं कि रिजर्व बैंक का सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। रिजर्व बैंक परामर्श तो दे सकता है सरकार को कि भाई खर्चे वर्चे कम कर लो, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। सरकार कुछ पूछे उस मामले में सलाह दे सकता है। देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो नहीं कर सकता। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग किसी समय था, आज तो है ही नहीं। होता तब भी इसका काम सरकार के लिए योजनाएं बनाना है, ना कि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण लगाना। और सरकारी खर्चे तो योजना और गैर योजना दोनों तरह के होते हैं। इसके साथ साथ अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा है। टैक्स गवर्नमेंट में, सेंटर में और स्टेट में कैसे बटेगा, ये बात ये आयोग बताता है, फाइनेंस कमीशन। तो ये इसका काम भी नहीं है। तो कौन कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का विभाग। उसका तो काम ही व्यय की मॉनिटरिंग है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन में 2013 में पूछा गया, इनमें से कौन सा एक डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है? हम जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जिसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो उसमें नहीं है? तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला है व्यय। बिल्कुल, व्यय के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्यय के विभाग के नाम से फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है राजस्व। बिल्कुल, राजस्व का भी एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों ही वित्त मंत्रालय के भाग हैं। तीसरा देखिए, बैंकिंग विभाग। बैंकिंग डिपार्टमेंट के नाम से फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। एक लिखा हुआ है आर्थिक मामला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये भी हम सब जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट भी है। बैंकिंग डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होता है, ना कि बैंकिंग विभाग। क्वेश्चन में ऑप्शन बैंकिंग विभाग दिया है, ये गलत है। तो हमारा जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यूपीएससी में पूछा गया, आईएएस की परीक्षा में 2000 में। क्वेश्चन है कि इनमें से फाइनेंस कमीशन का मुख्य काम कौन सा है? पहला काम है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एनुअल बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में परामर्श देना, संघ व राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। एक एक ऑप्शन देख के जाते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना। हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत में टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऐसा है कि दो तरह की सरकारें टैक्स का कलेक्शन करती है, सेंटर भी और स्टेट भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है तो वो टैक्स का एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी योजनाओं, अपने खर्चों के लिए खुद के पास रख लेती है और दूसरा राज्यों को देती है। मनमाने तरीके से इसका बंटवारा नहीं होता। इसका बंटवारे के लिए वित्त आयोग आता है, फाइनेंस कमीशन आता है और सलाह देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि ये तो फाइनेंस कमीशन का एक काम। दूसरा, वार्षिक बजट तैयार करना। हम जानते हैं कि वार्षिक बजट तैयार करना वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है, फाइनेंस कमीशन का काम ये नहीं है। राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों में सलाह देना भी इसका काम नहीं है। ये एक टेम्परेरी कमीशन होता है जो एक बार आता है, अगले 5 साल के लिए सलाह दे देता है। राष्ट्रपति को कंटिन्यूसली सलाह देना इसका काम नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट अगर इनको फाइनेंस के बारे में कोई काम करने को कहे तो वो ये कर सकते हैं। बाकी परमानेंट सलाहकार तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई होता है, ये नहीं है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल उनके लिए होती है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद में अगला है संघ और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियम बनाना। मंत्रालयों के नियम बनाना इनका काम नहीं है। मंत्रालयों के नियम अपने अपने मंत्रालय अलग अलग बनाते हैं और स्पेशली संघ के मंत्रालय अपने और राज्य के मंत्रालयों के लिए राज्य सरकार नियम बनाती है। तो ये 3 ऑप्शन हो गए गलत। सही जवाब हुआ आंसर नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, आईएएस 2015 यूपीएससी में पूछा गया, 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, यहाँ पे मैं रोक के आपको ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनमें अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर है तब भी फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपके सिलेबस में इकोनॉमी है तब तो 100% आपसे पूछे ही जाएंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन नॉर्मली वो पूछा जाता है जो मोस्ट रिसेंट हो, जो नया हो। ये सवाल 2015 में आया। उस समय 14th फाइनेंस कमीशन या 14वां वित्त आयोग ही लेटेस्ट था। आज के दिन 15वां वित्त आयोग है। लेकिन इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि वित्त आयोग से संबंधित कैसे सवाल एग्जामिनर पूछता है। आपके एग्जाम में ये नहीं, 15वां वित्त आयोग आएगा। देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14th कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है?
पहला है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32 से बढ़कर 42% कर दिया। देखिए ये सारी फैक्चुअल चीजें आपको याद होनी चाहिए। 30th फाइनेंस कमीशन तक, 13वें वित्त आयोग तक केंद्र सरकार जितना भी कलेक्शन इकट्ठा करती थी उसमें से 32% राज्यों को दिया जाता था और बाकी बचा हुआ केंद्र सरकार रख लेती थी। ये वित्त आयोग आया और इसने बढ़ा के इसको 42% कर दिया कि नहीं अब 42% मिलेगा, तो 42% इस हिस्से को कर दिया गया। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ 42% हिस्सा दिया जा रहा है। दूसरा, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े हुए सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों की सिफारिशें की। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट इन्होंने स्पेसिफिकली मना की थी कि अब ये सेक्टर विशेष अनुदान, राज्य विशेष अनुदान बंद करो और एक फॉर्मूला बेस्ड डिविजिबल पूल से फॉर्मूला बेस्ड डिवोल्यूशन करना शुरू करो। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही, तो एकमात्र सही है एक, बाकी सब सही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे है? यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 का क्वेश्चन है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बोल सकते हैं कि बस फैक्ट याद हो तो क्वेश्चन सही, नहीं तो नहीं। देखिए केलकर टास्क फोर्स का संबंध टैक्स से है और आपने बहुत सारा पढ़ा होगा भारत में जब जब टैक्स सुधारों का नाम आता है, टैक्स रिफॉर्म्स का नाम आता है, तो वहां पे विजय केलकर का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। तो केलकर साहब की जो टास्क फोर्स थी उसका संबंध कर से था, इसलिए सीधा सीधा इसका जवाब होगा करों से। विदेशी निवेश गलत, बैंकिंग गलत और व्यापार भी गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कौन सा कथन ठीक है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग इनकम टैक्स इन इंडिया? तो यूपी में क्वेश्चन पूछा गया, पब्लिक सर्विस कमीशन 2004, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? पहला स्टेटमेंट है यह एक प्रगतिशील कर है, वेदर इट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, ये बिल्कुल ठीक है। भारत का आयकर प्रगतिशील है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसके साथ साथ प्रगति करता है। दूसरा, क्या ये एक प्रत्यक्ष कर है? ये भी डेफिनेट, बिल्कुल सबको पता है कि ये सही बात है कि इंडिया का इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है एक। तीसरा पॉइंट है यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये गलत जवाब है। इनकम टैक्स का हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स का संग्रहण, संकलन, कलेक्शन केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकारों का इनकम टैक्स से कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद यह एक अनुपातिक कर है, क्या एक प्रोपोर्शनेट टैक्स है? जी नहीं, ये अनुपातिक कर या अनुपातिक कर या प्रोपोर्शनेट टैक्स नहीं है। अच्छा, तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि अनुपातिक कर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इनमें से सही जवाब कौन से होंगे, एक और दो। एक और दो में पहला है केवल एक गलत हो गया, एक और दो ये ठीक है, 1 2 3 गलत और 2 3 4 गलत। आंसर होगा आंसर नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होगा? तो अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट पेमेंट को प्राइमरी डेफिसिट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा? आपको बताना है, क्या ये बजट डेफिसिट या बजट घाटे के बराबर होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग के बराबर होगा, या रेवेन्यू डेफिसिट के बराबर होगा? तो देखिए क्वेश्चन प्राइमरी डेफिसिट के बारे में पूछ रहा है और अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद हो, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला याद हो, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होता है। घाटे का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनकम टैक्स का, ठीक से पढ़ा दिया जाए, ठीक से पढ़ लिया जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो बच्चों की ज़िंदगी में ये घाटा ही कराता रहता है हमेशा। तो देखिए इसका फॉर्मूला इन जनरल क्या होता है, इसमें से सबसे पहले हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट ले लेते हैं और फिस्कल डेफिसिट लेके उसके बाद में उसके अंदर माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान हटा दिया जाए तो प्राइमरी डेफिसिट आता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो शिफ्ट करेंगे तो अगर इस फिस्कल डेफिसिट को इधर लाएं तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट को मैंने, इस घाटे को मैंने यहीं रखा, इधर से उठा के इंटरेस्ट को इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया कि अगर मान लीजिए कि प्राथमिक घाटा जो है इसके अंदर ब्याज के भुगतान को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा? फिस्कल डेफिसिट के बराबर या राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यूपी में पूछा गया 2006 में, आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ये तो एक तरह से यूँ समझें कि बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो इनकम टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, व्यापार टैक्स के नाम से कोई टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, उक्त में से कोई नहीं, तो जवाब गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, सीमा शुल्क या सीमा कर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोल देते हैं कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क एक ऐसा टैक्स है जो भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लिया जाता है। आंसर नंबर सी एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनके ऊपर विचार करना है। यूपीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है, आनुषंगिक लाभ कर
ब्याज कर और प्रतिभूति लेन देन कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इनमें से कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? देखिए इनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में, हमारे इंडिया में, ये सारे के सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अधीन, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। हालांकि भारत में इंटरेस्ट टैक्स नाम से अलग से कोई टैक्स नहीं है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी आज की कंडीशन में हटा दिया गया, फिलहाल ये भी नहीं है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो आज भी है, लेकिन फिर भी जब जब ये टैक्स रहे हैं भारत में डायरेक्ट टैक्स के अधीन थे, इसलिए ये सारे ही डायरेक्ट टैक्स हैं। तो आंसर बनेगा हमारा डी, 1, 2 और 3 सभी के सभी डायरेक्ट टैक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी में सारे प्रश्न मुश्किल नहीं होते, किसी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बेहद आसान प्रश्न था ये। उसके बाद अगला है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी कंट्री के अंदर अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो निकाला जाए, टैक्स और जीडीपी का आपस में अनुपात निकाला जाए, और वो अनुपात अगर कम आ रहा हो, अनुपात में कमी हो, नीचा अनुपात आ रहा हो, तो क्या सजेस्ट करता है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जीडीपी ठीक से पढ़ा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में पढ़ा है, तो जब जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो नीचा होता है, ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि देश के अंदर आर्थिक प्रगति धीमी पड़ी हुई है, आर्थिक प्रगति की रफ्तार कम है। ऑप्शन देखते हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, ये बिल्कुल दिखाता है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी है। राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण, राष्ट्रीय आय के वितरण का इनकम टैक्स से डायरेक्टली कोई पता नहीं चलता है, कलेक्शन कम हो जाने से नहीं पता चलेगा। सोचिए, राष्ट्रीय जीडीपी और टैक्स का अनुपात कम है, तो इससे कोई ऐसा तरीका नहीं है जो डायरेक्टली आप इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इससे चेक कर सको। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाता है ये। उसके बाद सिर्फ एक ठीक है, तो आंसर तो सिर्फ एक बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। तो 13 का आंसर हुआ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बजट एक लेख पत्र है, बजट एक डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है बजट? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया, झारखंड में 2013 में पूछा गया। बजट इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये सरकार की मौद्रिक नीति का डॉक्यूमेंट है। जी नहीं, मौद्रिक नीति का बजट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं। सरकार की वाणिज्यिक नीति, सरकार की कॉमर्शियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी नहीं, ट्रेड पॉलिसी का भी बजट से सीधा कोई लिंक नहीं है। ट्रेड के संबंध में घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेड तो नहीं है। सरकार की मुद्रा बचत नीति, मुद्रा बचत नीति भी मौद्रिक नीति का भाग है, बजट का भाग नहीं है। आंसर होगा सी, सरकार की फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। तो हम कह सकते हैं कि बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट अपनी नई फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, लागू करने की कोशिश करती है। आंसर बनेगा सी। 2008 में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट ये ऐसा प्रश्न है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा हो तो आप ठीक से आंसर बता सकते हैं। पहला है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं होता। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति तो टोटल डेफिसिट या कुल घाटा या बजट घाटे के नाम से जाना जाता है। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये राजस्व घाटे का फॉर्मूला है, ये फिस्कल डेफिसिट नहीं है। उसके बाद पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति माइनस बाजार ऋण, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लें, उसमें से कैपिटल रिसिप्ट घटा दें और मार्केट का लोन घटा दें, तो ये कोई सही घाटे का फॉर्मूला नहीं है, ये भी सही आपको आंसर नहीं देगा। लास्ट वन है, हालांकि अब 3 हो गए तो चौथा ही सही होगा, लेकिन क्यों सही होगा? बजट घाटे का योग ले लिया और सरकार का ऋण ले लिया, तो उसी से राजकोषीय घाटा निकल आता है। प्रैक्टिकली इफेक्टिवली एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जितना नया लायबिलिटी या जितना नया लोन का बर्डन पाल लेती है, वही फिस्कल डेफिसिट के बराबर होता है। तो आंसर हमारा बनेगा डी। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आने वाले समय में इसी तरह से हम आपके लिए और यूज़फुल सेशंस लाते रहेंगे। और आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।